औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है इन फोकस और मैं हूं आपके साथ अली अब्बास। नाज़रीन, मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी गई है। इसका मतलब है मुज़ाकरात के ऊपर जो हडल्स मौजूद थे, जो रुकावटें मौजूद थीं, वो किसी हद तक ख़त्म हो गई हैं। मैं मुज़ाकरात की बात कर रहा हूं तो ये मुज़ाकरात PTI और हुकूमत के दरमियान जो होने जा रहे हैं उसके हवाले से ये अहम पेशरफ्त है जो कि सामने आई है। हुकूमती इत्तेहादियों के मेंबरान पर मुश्तमिल जो है वज़ीर आज़म या मोहम्मद शहबाज शरीफ ने एक मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी है। और साथ ही साथ आपको वाज़े भी करते चलें कि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने भी अपने रद्द-ए-अमल में इस अमल को मस्बत तौर पर लिया है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अच्छी सोच के तहत जामे बात होनी चाहिए, मुज़ाकराती अमल का टाइम फ्रेम होना चाहिए। लेकिन ये बात अब शेख वकास अकरम साहब की जानिब से भी की गई है कि कल पहला इजलास जो है वो होने जा रहा है और उसके बाद हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी या हुकूमत मुज़ाकरात में किस हद तक संजीदा है ये मामला खुलकर सामने आ जाएगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान उमूर तहरीक इंसाफ नईम हैदर पंजोता साहब और मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन किया है अली गौहर खान साहब ने। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपको प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। नईम साहब, गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो आपसे ही करेंगे। बताइएगा सर, मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है, किस हद तक आप लोग मुतमईन हैं इस अहम पेशरफ से? बहुत शुक्रिया जी, आपने मौका दिया। बिल्कुल जी, मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई गई है और अब कमेटी के अंदर देखना है कि कल क्या बातचीत जो है वो होती है। अब जहां तक मामला है खान साहब से मुलाकात का, तो हमारी यही गुजारिश होगी, क्योंकि ऑफिशियल जो एक स्टेटमेंट है तहरीक इंसाफ की तरफ से वो आपने देखा शेख वकास साहब ने दी है कि खान साहब से मुलाकात जो है कमेटी के मेंबरान की कल ही कराई जाए। जो भी उसके ऊपर कल डिस्कशन होती है, बातचीत आगे बढ़ती है, तो उसके बाद मुलाकात खान साहब से ज़रूरी है, उनको तमाम तर चीज़ जो है उससे आगाह किया जाए। ये हमारी जो है इसके अंदर वाज़ेह तौर पर जो हमारा मौक़िफ़ है, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि देखें, बात ये है कि हमारे मुतालबात बड़े वाज़ेह हैं और ये जिसने कमेटी बनाई ये डेफिनेटली उन्हें पता है कि मुतालबात किए गए हैं और सिविल नाफरमानी की तहरीक आगे तभी बढ़ सकती है कि वो मुतालबात पूरे किए जाएं। और तो मुतालबात बड़े जेन्युइन हैं। हम 26 पे कमीशन मांगते हैं, हम 9 मई पे कमीशन मांगते हैं और हम कहते हैं कि सिविलियन जो हमारे पोलिटिकल लोग हैं उनको जो है तमाम लोगों को रिहा किया जाए। जो एक जायज़ मुतालबा है कि झूठे केसेस हैं, कमीशन बनना चाहिए, कौम को इंसाफ मिले। इन 2 वाक़ियों के ऊपर जिस तरह से कौम के साथ ट्रीट किया गया या जो अभी भी जुल्म सितम जारी है, या जो इंसाफ है वो मिलना चाहिए, जिसके लिए हम इस्तदा करें, तो बड़ी जेन्युइन एक हमारा कंसर्न है और हमारा जेन्युइन मुतालबा है जी। ठीक है, अली गौहर खान साहब भी मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं। अली गौहर साहब, ये बताइएगा सर, ये फैसला तो खुशाइंद है लेकिन अब टाइम फ्रेम का जो है वो मुतालबा सामने आया है। आपको भी लगता है कि टाइम फ्रेम जो है वो होना चाहिए ताकि मुज़ाकरात का जल्द अज जल्द को नतीजा निकल सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो ये है कि हुकूमत की तरफ से डे 1 से यही कहा जा रहा था कि आप पुरतशद्दद एहतजाज का रास्ता बंद करें और अपने आप को जो है वो गुफ्त शनीद की तरफ लेकर आए, बातचीत की तरफ लेकर आए। लेकिन उस वक्त भी बानी PTI ये कहते थे कि भाई मैं अगर बात करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से करूंगा। लेकिन उसके बाद भी 9 मई के वाक़यात करने के बाद भी आपने देखा कि पुरतशद्दद वाक़यात का सिलसिला बंद ना हुआ और जिस तरह से KPK की हुकूमत को इस्तेमाल करते हुए बार बार जो है वो वफाकी दारुल हुकूमत के ऊपर जिस तरह से यलगार की जाती रही असलहा साथ लेकर, और ख़ास तौर पर KPK के तमाम जो हुकूमती वसाइल और मशीनरी थी उसको साथ लेकर और सरकारी मुलाजमीन को लेकर, और इवन कुछ तो लोग ऐसे भी थे जिनके के आपको पता है कि वो मतलब है कि नादरा से भी उनकी वेरिफिकेशन ना हो पाई। तो ये एक दफ़ा नहीं, ये बाद में भी ये दो दफ़ा तो इन्होंने ये फाइनल एंड लास्ट कॉल भी दी। लेकिन हमारा यही मौक़िफ़ था कि आपने अगर पॉलिटिकल स्पेस लेनी है तो फिर अपना सियासी रवैया अपनाएं और ये जो आप पुरतशद्दद वाक़यात पूरे मुल्क में करते हैं ये किसी सियासी पार्टी का वतीरा नहीं है। जहाँ तक केसेस का ताल्लुक है वो अदालतों के अंदर है। मेरी एक सियासी कारकुन की हैसियत से ये राय है कि उनका फैसला तो अल्टीमेटली अदालतें ही करेंगी और उसमें तो कोई किसी किस्म की दायर है कि मतलब है कि कोई मदाखलत नहीं हो सकती। जिस तरह से ये भी खुशाइंद है
कि जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस थे और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो एक पाबंदी थी वो ख़त्म हुई और जो लोग उसके मुजरमान थे उनको सज़ा हुई, लेकिन अभी ये सिर्फ 25 लोगों को हुई, अभी बहुत सारे और भी लोग रहते हैं। और इसमें तो पूरे पाकिस्तान में चाहे कोई जर्नलिस्ट हो, चाहे कोई सियासतदान हो, चाहे कोई दीगर मकातब फ़िक्र के लोग हों, इसमें तो कोई और राय ही नहीं है कि जिन्होंने 9 मई के भयानक वाक़यात किए और पूरे मुल्क की अहम तनसीबात के ऊपर हमला आवर हुए, और जिन्होंने मतलब है कि कोर कमांडर हाउस जना हाउस को आग लगाई और वहाँ पर तोड़ फोड़ की, और इसके अलावा दीगर बेशुमार तनसीबात के ऊपर जो है वो हमले किए और उनको तोड़ा और जलाया, तो उन लोगों को तो कैफरे किरदार तक लाजमी तौर पर पहुँचना चाहिए भी, और ये जो पहला फैसला आया ये उसकी तरफ पहला कदम है। अभी इनके और भी बहुत सारे लोग हैं जो इसमें मुलव्वस हैं, जो इस चीज़ों के मास्टरमाइंड हैं, जो इन चीज़ों की डायरेक्शन देने वाले थे, जो इस पूरे स्क्रिप्ट के हदायतकार थे। अभी वो भी लोग, उनकी भी ऑडियो वीडियोस और पूरे सबूत है। मेरा ख्याल है अगले फेज में उन लोगों को भी सजाएं हो जाएंगी। चले ठीक है, मैं बिल्कुल आपको पॉइंट आ गया अली साहब, मैं बिल्कुल इस पे आपको मजीद टाइम दूंगा, लेकिन नईम हैदर पंजोता साहब आप ये बताइएगा सर कि शेख वकास अकरम साहब आपके सेक्रेटरी इत्तलात हैं, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जी हुकूमत की संजीदगी देखना ज़रूरी है, मुलाकात के बाद हुकूमत की संजीदगी का अंदाज़ा हो जाएगा। आपको अभी भी कोई शुकूक व शुबात मौजूद हैं क्योंकि कमेटी तो तश्कील दे दी गई है? नहीं, देखें, बात यह है कि हम तो बड़ा अपना वाज़ेह मौक़िफ़ लेकर निकले और हम तो मौक़िफ़ अपना रखते हैं, और हमने टाइम भी इसलिए एक्सटेंड किया, और आज भी अगर हमारी तरफ से कमेटी बनाकर और उस पर ये खैर मकदम किया जा रहा है तो मेरा ख्याल में इससे और बढ़कर और कोई चीज़ नहीं होगी। दूसरी तरफ अगर देखें तो ताज़ा रिसेंटली चंद दिन पहले जिस तरह से डी चौक के अंदर गोलियां चलाई गई, हमारे वर्कर्स को शहीद किया गया, हमारे लोगों को जख्मी किया गया, हमारे लोगों के ऊपर डंडे बरसाए गए, हमारे लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, जितना कुछ वहां पर किया गया, फिर सीसीटीवी फुटेजेस आज तक नहीं दिखाई गई, गायब की गई, हॉस्पिटल से तमाम तरह रिकॉर्ड चुरा लिया, साफियों को उठा लिया, वहाँ ऑपरेशन करते हुए लाइटें बंद की गई, ऑपरेशन करते हुए साफियों को साइड पर किया गया। अहमद मीर साहब बोले, पूरी इंटरनेशनल मीडिया के वहां पर जो कवरेज करने वाले थे वो बोले, जो आपका BBC है वो बोला, अल जजीरा बोला, मुख्तलिफ चैनल्स वालों ने वहां पर दिखाया कि ये इस तरह से AK-47 चल रही है और सीधी सीधी गोलियां निहत्ते कारकुनों के ऊपर चलाई जा रही हैं। देखें, अगर पुरतशद्दुद होते ना तो पूरे रास्ते के अंदर अगर इस्लामाबाद डी चौक तक पहुंच गए ना, इससे पहले भी हम इस्लामाबाद संजानी आए हैं, लाहौर आए हैं या और मुख्तलिफ जगहों पर गए हैं, तो कहीं पर कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ। ये सारा जो एक अंधेरे के अंदर सारा मामला किया गया, ऑपरेशन करने का मकसद ये था कि वो अंधेरा हो, जो है वो उसके अंदर जो है वो कम नजर आए। हालांकि उसके बावजूद जितना हद तक हमसे मटेरियल हमारे लोग बना सके उन्होंने बनाई और वो हमने शेयर भी की, लेकिन वो कोई मानने को तैयार ही नहीं। अब अगर इसी तरीके से 9 मई पे चले जाएं तो 9 मई के अंदर भी यही सारा होगा। तो ये तो मौकफ है इनका, जिन्होंने सारा किया है, जिन्होंने बेनिफिट लिया। अब 9 मई के अंदर सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है? नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, जो इक़्तिदार में आकर बैठ गए, अपने केसेस खत्म करवा लिए, नैब के अंदर तरमीम कर दी, सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल नीचे कर दिया, अदालतों को यरगमाल बना लिया, आइन के ऊपर हमला कर लिया, 26वीं तरमीम कर दी, सारा कुछ तो उन्होंने अपने लिए कर लिया। तो जो विक्टिमाइज हुई है वो तो डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तहरीक इंसाफ का वर्कर्स हुआ है, खान साहब की बहनों के ऊपर, उनकी वाइफ के ऊपर, उनके हर रहनुमा के ऊपर केसेस बने हैं, जेलों में गए हैं, शहीद हुए हैं, सारा कुछ तो हमारे साथ हुआ। हम तो वही इंसाफ मांग रहे हैं। देखिए, जब दो राय आ जाती है ना किसी भी मामले पे तो उस पर कमीशन बनता है। नाकाबिल तरदीद शवाहिद आ गए। मुझे बता दें, आज कुछ जो मैं टिकटॉक पर भी देख रहा था, वो वर्दियां पहन के जो है आर्मी की और मजाक बना रहे थे, टिकटॉक बना रहे थे। ये मरियम साहब अभी कभी वर्दी पहन के खड़ी होती हैं, पंजाब पुलिस की कभी किसी की, कभी किसी की, आए रोज इन्होंने भी एक नमूना पेश करना होता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो ये जो कानून है ना, कानून आपका ऑलरेडी बना हुआ है। अब अगर वहां पर किसी ने गमला फॉर एग्जाम्पल उठाया है ना, या किसी ने झंडा लगाया, या कोई वहां अगर दाखिल हुआ है, तो वो मुझे दिखा दें कि कोई तहरीक इंसाफ का बंदा टैंक लेकर चढ़ा हो, हमला कर दिया हो, कोई ऑफिशियल सीक्रेट जो है वो इंडिया को दे दी हो। दहशतगर्दों के लिए मिलिट्री ट्रायल किया गया, और वो भी आइन की तरमीम के बाद। सदर पाकिस्तान का ओहदा मुल्क में सबसे बड़ा होता है। अगर सदर हाउस हमला होता है ना, तो उस पर भी दहशतगर्दी के मुकदमात बनाकर ATA के तहत जो है वो एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर मुकदमात चलते हैं। यूं नहीं होता कि आप बंद कमरे के अंदर ट्रायल करें और वो बंदा ट्रायल सजा सुनाए, जो कि हुकूमत के नीचे एक इदारा आता है, उस इदारे का एक मुलाजिम है और वो फैसला करेगा।
हालांकि रियासत के 3 अलग सतून आइन के मुताबिक हो चुके हैं, जिसके मुताबिक अदली एक अलग सतून है, इंतजामिया अलग सतून है, मुकर्रर एक अलग सतून है। अब कैसे वो तमाम पावर्स जो है अदलिया वाली, एक मिसाल के तौर पर ये तो यूं ही मिसाल है कि एक डॉक्टर को कह दिया जाए कि डॉक्टर के अस्पताल के अंदर कोई चोरी हुई है तो वो डॉक्टर एक बैठ के और वो अदालत लगा ले और फैसला सुना ले। तो ये सर मुतालिबात की तो आपकी एक लंबी जो है वो फहरिस्त है सर। बिल्कुल, मैं इसके ऊपर जवाब ले लूं अली गौहर साहब से। जी अली गौहर साहब, आप बताइएगा सर, क्योंकि संजीदगी पर शुबहात तो हुकूमती अरकान को थे। अता तारड़ साहब का स्टेटमेंट है, ख्वाजा आसिफ साहब का है, राना सनाउल्लाह साहब का है कि जी इस बात की क्या गारंटी है कि मुज़ाकरात शुरू होने के बाद जो है वो PTI संजीदगी का मुजाहरा करेगी। तो आप लोगों ने कमेटी तश्कील दे दी है, तो आपको लगता है कि कोई मतलब आप लोगों को यकीन दहानी कराई गई है कि संजीदगी का मुजाहरा किया जाएगा PTI की जानिब से? जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से इन्होंने पुलिस वालों को शहीद किया, जिस तरह से रेंजर के लोगों को शहीद किया, जिस तरह से कि इन्होंने पुरतशद्दद वाक़यात किए और सैकड़ों की तादाद में वो पुलिस वाले हैं जिनके बाजू टूट गए, जिनकी हड्डियां टूट गई इन वाक़यात के अंदर, और उन बेचारों का जाहिर है हुकूमत के अलावा कोई पुरसाने हाल नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि इन पुरतशद्दद लोगों की इस चीज़ के भी TOR तय किए जाने चाहिए कि ये किसी भी गुनहगार आदमी को जो इन वाक़यात में मुलव्वस हैं, और ख़ास तौर पर ये जो कहते हैं कि अगर किसी को गोली चली है, गोली लगी है, तो वहाँ पर ये भी बात हो रही है कि इनके गनमैन ने भी कुछ लोगों को गोलियां मारी हैं। तो वो भी क्लियर होना चाहिए कि जो लोग ये वाक़यात करने वाले हैं उनके लिए ये माफ़ी नहीं मांगेंगे। ये TOR में भी तय होना चाहिए। हम तवक्को करते हैं कि ये संजीदगी का मुजाहरा करेंगे। हुकूमत तो आप लोग है ना, ये सारी इंक्वायरी वगैरह तो आप लोगों ने करनी है, और वैसे भी PTI की जानिब से तो 9 मई हो या 26 नवंबर हो, जुडिशल कमीशन की तश्कील का मुतालबा तो बारहा किया जा रहा है। देखिए, मामलात अदालतों में है, मेरा नहीं ख्याल कि जुडिशल कमीशन की तरफ वाक़यात जाएंगे। असल में तो देखें, केस जो है वो फाइनल मराहल में और अदालतों के अंदर हैं। कोई ये तो नहीं है कि कोई एक इनफरादी तौर पर कोई बंदा ट्रायल कर रहा है या उनकी मतलब ट्रायल हो रहा है। मामला सारे अदालतों के अंदर है, और अपीलें भी जो है वो भी आला अदलिया के पास ही जानी है इन केसेस की। तो मैं समझता हूँ कि उस पर तो कमीशन का मुतालबा तो इनका बहरहाल कोई मुनासिब नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये मुज़ाकराती कमेटी जो दोनों तरफ से बनी है, हुकूमत की तरफ से और इनकी पार्टी की तरफ से, वो इसके TOR तय करेंगे कि इनमें कौन कौन से मामला जो हैं वो ज़ेरे बहस आएंगे। और ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ कि जो सिलसिला PTV के हमले से शुरू हुआ था और कौमी असम्बली के जंगले तोड़ने से हुआ था 2013-14 में, अगर वो मुल्क में रुक जाता है तो मुल्क और मजीद माशी तौर पर बेहतरी की तरफ जाएगा। जिस तरह से पिछले 4-5 साल में जब इनकी हुकूमत रही तो इन्होंने माशी तौर पर पाकिस्तान का भुरकस निकाला। अब वो माशाल्लाह मौजूदा हुकूमत जो है वो दिन रात मेहनत करने जो उन्होंने की है उसके समरात नजर आ रहे हैं, और मामला बेहतरी की तरफ चले गए। महंगाई सिंगल डिजिट के अंदर आ गई है, और खान साहब आप तो खुद जो है वो हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर, तो आप देखें ना कि दोनों जानिब से अगर इल्जामात की रफ्तार इस हद तक तेज है तो मुज़ाकरात किस पॉइंट पर हो रहे हैं, या तो लोग इबाम का शिकार हो जाएंगे। यकीनी तौर पर मुज़ाकरात हो रहे हैं, बड़ी खुशाइन बात है, और मुज़ाकरात से ही मामलात का हल निकलता है। अगर ये जो इन्होंने आज तक इस मुल्क के साथ पुरतशद्दद वाक़यात किए, RTS सिस्टम के ज़रिए हुकूमतें बनाई, और फिर जिस तरह से मुल्क के अंदर फिर इनके दौर में करप्शन के बड़े बड़े स्कैंडल्स बने, तो और जिसमें बानी PTI और उनकी एहलिया और उनके ज़रिए जिस तरह से मज़ाक़ा खेज़ बयानात दिए गए कि सिलाई मशीनों के ज़रिए अरबों रुपए कमा लिए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान के अवाम देख चुके हैं। और किस तरह से 6-6 कैरेट की अंगूठियां मांगी गई, और दूसरे हर पॉलिटिकल लीडर को इन्होंने चोर कहा, और पता जब इनकी तलाशी दी तो कहीं से जेली रसीदें निकल रही हैं, कहीं से कोई चोरी का माल बरामद हो रहा है। आने वाले वक्त में हम तवक्को करते हैं कि ये संजीदगी से का मुजाहरा करेंगे, एक सियासी सिस्टम आइन और कानून के तहत चलने देंगे, और खुद भी उसका हिस्सा बनेंगे। जाहिर है इन्होंने लास्ट कॉल, सेकंड लास्ट कॉल, फाइनल कॉल, सारी कॉल दे के देख ली है, इनको कहीं से कोई रास्ता नहीं मिला। अल्टीमेटली अगर रास्ता मिला है तो जमहूरी लोगों से बातचीत करने से इनको मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये इनके लिए भी ये एक बेहतर चांस इनको मिला है कि ये अपनी गलतियों की इस्लाह करें
और एक पुरतशद्दत कार्रवाइयां बंद करके सियासी निज़ाम का हिस्सा बने। चले ठीक है, मैं इसका जवाब ले लूं। अली गौहर साहब, बिल्कुल आपका इस पे जो है वो पॉइंट आ गया है। अच्छा नईम हैदर पंजोता साहब, ये बताइएगा सर, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोगों को चांस मिल गया है, लेकिन चांस का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को जो जराइम की सज़ा है उससे छूट मिल जाएगी। बिलाल अजहर कियानी साहब जो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है, उनकी जानिब से भी यही कहा गया है। और क्या आप लोगों का मकसद जो है वो अपने खिलाफ जो केसेस हैं उनमें रिलीफ हासिल करना है? ये मुज़ाकरात की टेबल पर आप लोग इसलिए बैठे हैं? देखिए, बात यह है कि 200 केसेस जो हैं इमरान खान ने जब तक वो वजीर आजम थे उनके ऊपर तो कोई मुकदमा नहीं था, सिवाय कोई एक दो जो एहतजाजों के हवाले से, और वो भी उन्होंने अपने दौरे हुकूमत के अंदर वो केसेस जो हैं वो खत्म नहीं करवाए। ये सबसे बड़े खुद के अंदर वो होता है ना कि मुनसिफ होने की निशानी होती है कि अगर आप वजीर आजम भी बन जाएं और आपके केसेस चल रहे हों और आप अदालतों को अपने कंट्रोल में ना करें, प्रोसिक्यूशन को अपने कंट्रोल में ना करें, बल्कि इंडिपेंडेंट चलने दें। और उसी तरीके से आपने देख लिया कि इमरान खान एक सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के तहत जो है, जब एक मंडियां लगाई गई थी, अदम एतमाद लाया गया, तो इमरान खान ने कहा, इनके ऊपर ही कहा कि ये सारा कुछ किया गया है, क्योंकि सारा कुछ करने वाले तो यही थे ना। अब उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सारा कुछ है, लेकिन हमने उस अमल को जिस तरीके से अमेरिका की गुलामी करते हुए उन्होंने सारा अडॉप्ट किया, हम उस अमल के खिलाफ निकले। लेकिन जो ही मकबूलियत इमरान खान की वो कम नहीं हो पा रही थी, उनके ऊपर हमला किया गया, वो अल्लाह ताला ने उनकी जान बचाई। देखा कि अब कोई सूरत हाल नहीं हो रही थी, इस पार्टी को कैसे खत्म किया जाए, कैसे उसके ऊपर क्रैक डाउन किया जाए, कैसे खान साहब को बैकफुट पे लाया जाए। तो ये एक 9 मई को एक घसीटते हुए इमरान खान को हाई कोर्ट से लेकर गए, और 9 मई के जो किस्से सुना रहे हैं ना, उस वक्त पूरी दुनिया देख रही है कि कौन जो है वो आगे से रास्ते खोल रहा है, कौन एहलकार जिसने वहां पर किसी को रोका नहीं है, कौन था जो उकसा रहा था, कौन थे जो गाड़ियों के अंदर से लोग उतर रहे थे, जो फौजी गाड़ियां थी, जो आज तक नहीं पता चल सका कि वो लोग किधर गए, वो कहाँ गायब हो गए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। और देखें, जो सजाएं दी जा रही हैं, किसी को 10 साल दी जा रही है, किसी को 7 साल दी जा रही है, वो सजाएं किस बुनियाद पे? आपने मोर चुराया है जी वहां से, आपने वहां पर जो है एक पीटीआई का जो झंडा है वो गेट पर लगाया जी, आपने फला। लेकिन ये पाकिस्तान की अवाम है, अगर पाकिस्तान के शहरी जो है अगर वहां पर लोगों के उकसाने की वजह से 10-20 अंदर चले गए, तो क्या ऐसा कोई मतलब खाना काबा के अंदर कोई ऐसी चीज हो गई थी तो इस नैज में ना लीजिए। सबसे मुकद्दस हर बंदे का अपना घर होता है। आप लोगों के घरों में जाते हैं, घुसते हैं, चादर चारदीवारी की तकद्दुस पामाल करते हैं, नंगा करते हैं लोगों को, उनकी औरतों के साथ पुरतशद्दद तरीके से पेश आते हैं, उनके ऊपर केसेस बनाते हैं, लोगों के कारोबार को चले जाते हैं। क्या वो घर आपको नजर नहीं आते? यहाँ पर तो किसी को ना पुरतशद्दद किया गया, ना किसी को मारा गया, ना पीटा गया, ना किसी के ऊपर कोई गोली चलाई गई, ना किसी को शहीद किया गया। आप कैसी ये एक मिसाल कायम कर रहे हैं मुल्क के अंदर? दूसरी बात देखें, 26 को जिस तरह ये बात कर रहे हैं कि रेंजर्स के एहलकार या एक झूठी कहानी जनाते, मैं हम बार बार हर प्रोग्राम के अंदर हलफ देकर कहते हैं कि हमारे किसी कारकुन ने किसी रेंजर के एहलकार को शहीद नहीं किया, किसी जो है वो सिपाही को शहीद नहीं किया। वो एक हादसे के तहत एक आदमी जिसका नाम था हाशिम, जिसकी गाड़ी के नीचे जो है वो शहीद हुए, कुचले गए, और वो आज तक मंजर आम पर भी बंदा नहीं आया। उसके हवाले से कोई स्टेटमेंट ये नजर नहीं आ रही, ना कभी इन्होंने कोई सबूत जोड़ा है कि वो पीटीआई से कोई तल्लक रखता हो, कोई पुरानी उसकी जलसे के अंदर तस्वीर हो या कोई उसको कनेक्ट किया जाए। तो इस तरह से इल्जाम लगा, ठीक है। नईम हैदर पंजोता साहब तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद थे, अली गौहर मुस्लिम लीग नून से मौजूद थे। आप दोनों मेहमानान का शुक्रिया। मामलात वही हैं कि एक जानिब से मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, वहीं दूसरी जानिब से बिल्कुल स्पीड के साथ, एक रफ्तार के साथ इल्ज़ामात का सिलसिला जो है वो जारी है। कोई कहता है 9 मई किया है, कोई कहता है नहीं किया है। मुज़ाकरात में क्या बात होगी, अब तक अवाम जो है वो इबाहम का शिकार है। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद कुछ बात होगी। क्या आया अमरीकी ओहदेदारों की जानिब से जो मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर मुसलसल तनकीद का सिलसिला जारी है, पाबंदियां लगाई गई हैं, और इससे पहले चाइना की उन कंपनीज पर पाबंदी लगाई गई थी जिन्होंने पाकिस्तान की मिसाइल प्रोग्राम में पुर्जाजात फराहम किए थे। उस पर हुकूमती अरकान की जानिब से सिर्फ बयानात ही आने चाहिए या फिर किसी अमरीकी ओहदेदार को इस मामले से जो है वो देखना चाहिए और इस मामले पर उनसे डिस्कशन करनी चाहिए। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मुमताज जहरा बलोच साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं कि अमरीकी पाबंदियों के बाद अब दफ्तर खारजा की जानिब से भी वाज़े तौर पर रद्द अमल का सिलसिला जो है वो जारी है और साथ ही साथ ये बात काफ़ी इबाम पैदा कर रही है, तशवीश पैदा कर रही है आवाम में कि आया इतने अरसे के बाद अमरीका दोबारा इस किस्म की पाबंदियों या इस किस्म के बयानात पर क्यों उतर आया है। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुमताज़ साहिबा, आपको प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। मुमताज़ साहिबा, क्या कहेंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है 2012 से ये अमरीकी ओहदेदारों की जानिब से जो है वो बयानात का सिलसिला जारी था। क्या कोई लॉबिंग हुई है, दोबारा अमरीका इस तरह के जो इल्जामात हैं उनके ऊपर उतर आया है? देखिए, पहली बात तो यह है कि इस तरह की स्टेटमेंट्स और इस तरह के कंसर्न्स वक्तन फवक्तन यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से पेश किए गए और पाकिस्तान ने हमेशा क्लैरिफाई किया कि पाकिस्तान का जो जौहरी प्रोग्राम है या पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम है वो हमारी सिक्योरिटी के लिए है, सेल्फ डिफेंस के लिए है और वो साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में है। इसका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है और ये हमने 12 अमेरिकन्स को बताया है और उनको ये यकीन दहानी कराई है और उन्होंने कई मौके पर पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव एक्सेप्ट किया है। अभी जो रिसेंटली स्टेटमेंट आई या उन्होंने एक सैंक्शन लगाई एक पाकिस्तान के डिफेंस इंस्टीट्यूशन के खिलाफ, तो वो चीज़ हम समझते हैं कि वो बिल्कुल इलॉजिकल है और ना ही कोई 2016 से या 12 से या 15 से कोई चेंजेस आए हैं पाकिस्तान की पॉलिसी में या पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स के रिलेशंस में। पाकिस्तान ने हमेशा यूनाइटेड स्टेट्स को अपना एक दोस्त मुल्क कहा है और हमने कभी भी यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ किसी किस्म की धमकी ना उनको धमकी दी है, ना उनके साथ रिलेशंस को मुनक़ता करने की कोई बात की है। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं हम समझते हैं कि ये गैर मुनासिब है। अच्छा मुमताज़ साहिबा, ये भी बताइएगा कि इस मामले पर हमने दफ्तर खारजा की प्रेस रिलीज़ तो देखी है, लेकिन ये बताइएगा बतौर वज़ीर खारजा इसहाक डार साहब ने कोई अमरीकी हम मनसब या फिर किसी आला ओहदेदार से कोई बात की है इस मामले पर? देखिए, ये चीज़ जिस तरह से अभी बात हुई ये अभी रिसेंट नहीं है, ये पुरानी बातचीत इस पर होती रही है और डिफरेंट गवर्नमेंट्स में डिफरेंट गवर्नमेंट के ओहदेदारों ने फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पर भी बातचीत होती रही है। लेकिन ये जो अभी इस वीकेंड पे जो बातचीत जो इनकी तरफ से बयान आया है वो एक लोअर लेवल के ऑफिशियल का है, तो इसलिए फॉरेन मिनिस्टर उनको रिस्पॉन्ड नहीं करते, उनको रिस्पॉन्ड पाकिस्तान का दफ्तर खारजा करता है, स्पोक्स पर्सन करते हैं। तो इसी सिलसिले में कल हमने ये स्टेटमेंट इशू की थी। अच्छा मुमताज़ साहिबा, ये भी बताइएगा आप क्या समझती हैं कि अमेरिका ये जो हालिया इल्ज़ामात हैं इसकी वजह क्या है? क्योंकि क्या पाकिस्तान और चीन के दिफाई राब्ते या ताल्लुकात अमेरिका को पसंद नहीं आ रहे? देखिए, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात बहुत पुराने हैं। 1960s में इनकी बुनियाद रखी गई और ये ताल्लुकात बहुत गहरे हैं और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात चीन के साथ हैं वो हमारा हमसाया मुल्क भी है। वो बिल्कुल, लेकिन जो पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाई गई हैं, पिछले साल 4 कंपनीज पर भी पाबंदियां लगाई गई थी चीन की, जो पाकिस्तान की मिसाइल प्रोग्राम में पुरज़ाजात फराहम कर रही थी। देखिए, ये यूनाइटेड स्टेट्स इस तरह के वक्तन फवक्तन इस तरह के मेजर्स लेता है, ना सिर्फ चीन के खिलाफ, पाकिस्तान भी और भी हमारे हमसाया कुछ ममालिक के साथ इंक्लूडिंग इंडिया पर भी इस तरह की उन्होंने उनकी कंपनीज पर कुछ पाबंदियां लगाई। हमारा ये इस पे पर्सपेक्टिव ये है कि ये जो सैंक्शंस कंपनीज पर लगाते हैं ये ड्यूअल यूज़ आइटम्स होते हैं और हमारी जो कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में उनकी बिल्कुल जेन्युइन कॉमर्स है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान की कंपनीज पे बिल्कुल माजी में यूनाइटेड स्टेट्स ने कुछ पाबंदियां लगाई हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ पाकिस्तानी कंपनीज के खिलाफ नहीं लगाई, उन्होंने चाइनीज़ कंपनीज, इंडियन कंपनीज और भी डिफरेंट ममालिक में उन्होंने इस तरह के मेजर्स लिए हैं। हम समझते हैं कि ये जो मेजर्स हैं ये यूनिलैटरल हैं, ये किसी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स या नॉर्म्स के मुताबिक नहीं हैं। कोई भी इंटरनेशनल इस पर स्टैंडर्ड्स
की खिलाफ वर्जी पाकिस्तान ने ना की है, ना करने का इरादा रखता है। तो इस वजह से इस पर पाकिस्तान ने बड़ा शदीद एहतजाज पहले भी किया है, और इस दफ़ा भी जब उन्होंने ये मेजर्स लिए तो पाकिस्तान ने बड़ा शदीद एहतजाज किया है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। अच्छा मुमताज साहिबा, ये भी बताइएगा, क्योंकि पाबंदियां तो देखें आयद कर दी गई हैं 4 इदारों पर, अब पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर कोई असर पड़ेगा या सिफारती सतह पर पाकिस्तान जो है वो किसी प्रेशर में आ सकता है? देखिए, पाकिस्तान ने हमेशा अपने दिफा को फोकियत दी है, और पहले भी इंटरनेशनल प्रेशर के बावजूद पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखा, अपना मिसाइल प्रोग्राम जारी रखा। हम ये इस पर अपने जो दिफाई प्रोग्राम्स हैं उन पर कोई समझौता नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी का मामला है, और यही मैसेज हमारा यूनाइटेड स्टेट्स को भी है और बाकी दुनिया को भी है। अच्छा मुमताज साहब, ये भी बताइएगा, कुछ लोग, जाहिर सी बात है आलमी माहिरीन हैं, अपना तज्जिया रखते हैं, कुछ लोगों की जानिब से ये बात भी सामने आई है कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर भारत को फौकियत दी जा रही है, इसलिए जो है वो इस तरह की पाबंदियां अभी मजीद लगेंगी, अभी ये सिर्फ शुरुआत है। क्या इसमें कोई सदाकत है? देखिए, हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन अभी जो इन्होंने मेजर्स लिए इस पर पाकिस्तान बिल्कुल समझता है कि ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये ज्यादती है कि एक रीजन में, जहां साउथ एशिया में, जहां पर इंडिया अपना मिसाइल प्रोग्राम बढ़ा रहा है, उनके खिलाफ इस तरह का मेजर नहीं लिया गया जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ अभी उन्होंने अभी लास्ट वीक लिया है। तो ये हम समझते हैं कि ये अनएक्सेप्टेबल है, और इस तरह के स्टेप्स जो हैं वो पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स के रिलेशंस के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, और बहुत ज़रूरी है कि दोनों ममालिक बातचीत करके डिप्लोमेसी के तहत एक दूसरे के जो कंसर्न्स हैं उनको कंसिडर करें, उनको रिकग्नाइज करें। और पाकिस्तान का जो कंसर्न है कि इस खित्ते में जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो इंडिया की हठधर्मी की वजह से है, उनके मिसाइल प्रोग्राम की वजह से, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से, उस पर भी यूनाइटेड स्टेट्स को फिक्र होनी चाहिए। अच्छा मुमताज साहब, ये भी बताइएगा, नई इंतजामिया आ रही है, जाहिर सी बात है अमेरिका के अंदर, तो ये पाक भारत के बाद जो है वो पाक अमेरिका ताल्लुकात जो हैं उस पर कुछ असरात मुरतब हो सकते हैं मुस्तकबिल करीब में? देखिए, पाकिस्तान की तो बिल्कुल यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स के ताल्लुकात बेहतर से बेहतर हों, और हमारे बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, हमारी बहुत बड़ा डायस्पोरा बसता है, हमारे इकोनॉमिक ट्रेड लिंकेजेस हैं। तो हमारी ख्वाहिश है कि इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाए, और ये बिल्कुल हमें जो मैसेजिंग हुई है यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से भी, वो भी हमें एक पॉजिटिव मैसेजिंग हुई है कि यूनाइटेड स्टेट्स की भी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर से बेहतर हों, और चाहे कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर आए, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को आगे बढ़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा, तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा हाथ मौजूद थी। कोई भी इंतज़ामिया आए, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनको आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन इस तरह की पाबंदियां अगर भारत की ईमा पर लगाई जा रही हैं तो ये सूरत हाल सिफारती लिहाज से काफ़ी अफसोसनाक है, और पाकिस्तान के लिए इस पर कोई असरात ऐसे मुरतब होने नहीं जा रहे जो कि तशवीशनाक सूरत हाल पैदा कर सकें। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद कुछ बात होगी। मदारिस के मामले पर सुनने में आ रहा है, इत्तलात आ रही हैं कि हुकूमत और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के दरमियान मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब हो गए हैं, मामला तय पा गए हैं, जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। लेकिन इस पर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब का जो स्टेटमेंट आया है उसने एक बार फिर पासा पलट दिया है कि आया किस जानिब ये सूरत हाल जाती हुई दिखाई दे रही है। क्या एक बार फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई के लिए कोई जमात कमर कस रही है? इस पर बात होगी। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, और अब इत्तलात ये हैं कि मदारिस रजिस्ट्रेशन पर हुकूमत और JUI में ब्रेक थ्रू हो गया है, और जल्द ही इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ उलमा का इख्तिलाफ इस मामले पर था, वो वजारत तालीम के साथ ही जो है वो मदारिस की रजिस्ट्रेशन जारी रखना चाहते थे, लेकिन अब हुकूमत की जानिब से जो है वो कहीं ना कहीं लचक का मुजाहरा किया गया है मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब, और उन्होंने कहा है कि किसी हद तक मामलात तय पा गए हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान उलमा हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। हाफिज़ साहब, इन तमाम मुतालबात पर हुकूमत से, आपसे या पाकिस्तान उलमा काउंसिल को आगाह किया या कोई बातचीत हुई थी?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए जी, बिल्कुल हम सारी सूरत हाल में हुकूमत के साथ राब्ते में हैं और ये बात बड़ी वाज़ेह है कि जो निज़ाम डायरेक्टरेट जनरल रिलीजियस एजुकेशन के साथ है वो निज़ाम वैसे चलता रहेगा और वो रजिस्ट्रेशन जो 18,600 मदारस की हुई है जिनमें 22 लाख तलबा इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। जो मौलाना के साथ बातचीत है हुकूमत की, हम पहले भी कह चुके हैं कि ये हुकूमत और मौलाना का मामला है और उसमें अगर वो समझते हैं कि मौलाना के इससे मुत्तसिल जो मदारिस हैं उनको जाना चाहिए या इत्तेहाद तंजीमात मदारिस में जो बोर्ड है उनमें से किसी में जाना है तो वो वजारत सरहद के साथ जाना चाहते हैं तो वो चले जाएं। लिहाजा ये तो ऑप्शन हम पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने कहा था, जो 10 बोर्ड के जिम्मेदारान जिसमें बैठे थे कि मौलाना साहब को जो है वो अगर वजारत सरहद के साथ जाना है वो उधर चले जाए, हमारा जो निज़ाम तालीम के साथ मामला है वो उसके साथ जारी रहे। तो इसमें मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसमें कोई बड़ा इख्तलाफ है या बड़ा कोई मामला है। अच्छा हाफिज साहब, ये भी बताइएगा कि अगर फ़र्ज़ करें कि हुकूमत मौलाना फजल रहमान की बात मान भी लेती है तो पाकिस्तान उलमा काउंसिल का अगला लाहेअमल क्या होगा? नहीं, मैं समझता हूँ पहली बात तो ये है कि क्या हुकूमत के जो 18,600 मदारस हैं जी इनको इनकी रजिस्ट्रेशन जो है और सारा सिस्टम जो है वो ख़त्म करने जा रही है? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा है और मेरी मालूमात ये है कि जो दरमियानी रास्ता है वही इख्तियार होगा और उसके मुताबिक ये है कि DGRE का दफ्तर अपना काम करता रहेगा, ये जो मदारिस रजिस्टर्ड हुए हैं ये अपना काम करते रहेंगे, इनकी रजिस्ट्रेशन बाकी रहेगी और मौलाना साहब से मुत्तसिल जो हजरात या जो भी जाना चाहता है वजारत सनत के साथ वो वजारत सनत के साथ चला जाएगा। तो इसमें झगड़ा ही नहीं है, जब झगड़ा हो तो फिर कोई लाए अमल की जरूरत पड़ती है ना जी। तो हाफिज साहब ये भी बताएं कि हमारा जो हम चाह रहे हैं वो हमें मिल रहा हमारे पास रहेगा और जो मौलाना चाह रहे हैं उनको मिल जाएगा तो फिर तो कोई झगड़ा बाकी नहीं रहता। लेकिन ये हाफिज साहब ये भी बताएं ना कि उलमा की इस पर राय क्या है, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुछ मदारिस जो हैं वो एक वजारत के पास चले जाएं, कुछ मदारिस जो हैं वो दूसरी वजारत के पास चले जाएं, 2 वजारतों के मातहत मदारिस कैसे रहेंगे? नहीं, इस मुल्क के अंदर बहुत सारी चीजें कई वजारतों के तहत भी हैं, बहुत सारे सिस्टम हैं, आपके जो एजुकेशन सिस्टम है वो कई तरीके से चल रहे हैं। तो अगर यहाँ भी ये हो जाएगा तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा प्रॉब्लम आएगी। और इस वक्त चूंकि अब हुकूमत ने मौलाना के साथ एक वादा किया है तो हुकूमत को भी चाहिए वो वादा करने से पहले सोचना चाहिए था, लेकिन अब हुकूमत को भी चाहिए कि वो मौलाना की जो मुतालबा है या मौलाना के साथ जो तय किया है वो उसको देखे। लेकिन उसमें एक चीज जो बड़ी वाज़ेह और क्लियर है और मैं समझता हूँ कि उसमें इसलिए मैं बहुत ज्यादा पुरुमीद भी हूँ और मेरी मालूमात भी यही है कि दोनों अतराफ अपनी अपनी जगह जो हासिल करना चाहते यानी हमारे पास तो ऑलरेडी निज़ाम मौजूद है, वो जो हासिल करना चाहते हैं उनको वो मिल जाएगा और जो हमारा निज़ाम है वो चलता रहेगा। तो फिर इसमें ये 2 निज़ाम या 3 निज़ाम पाकिस्तान के अंदर तो कई चीज़ों में कई निज़ाम चल रहे हैं। तो अब ये तो उस वक्त सोचना चाहिए था जब हुकूमत ने मौलाना के साथ वादा किया था या मौलाना के साथ चीज़ों को तय किया था, ये तो हुकूमत को उस वक्त देखना चाहिए था। लेकिन हाफिज साहब आपने तालीमी निज़ाम की बात की, तालीमी निज़ाम अलग चीज़ है, ये तो एक मजहबी मामला आ गया, मदारिस में दीनी तालीमात जो है वो फराहम की जाती हैं, तो आपको नहीं लगता मुस्तकबिल करीब में कोई मुश्किलात पेश आएंगी? नहीं, ये भी एक तालीमी निज़ाम है, ये दीनी तालीमी निज़ाम है, बल्कि ये तो उस निज़ाम से तालीम के मामले में कहीं इसलिए बेहतर है कि इसमें दीन भी है और दुनिया भी है। उसमें तो सिर्फ दुनियावी तालीम होती है, तो यहाँ तो दोनों तालीमात दी जा रही हैं। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई मसाइल होंगे। और आखिरी बात मैं यानी इस हवाले से मैं आपसे ये अर्ज करूं कि ये वजारत तालीम से मुंसलिक होने का मुआहदा भी इन्हीं अकाबरीन ने तय किया था, इन्हीं हजरात ने जो आज कह रहे हैं कि वजारत सनत के साथ जाया जाए। तो ये तो हुकूमत को अब देखना है कि अगर अगले चंद सालों बाद दोबारा ये कहें कि हमने किसी और तरफ जाना है तो ये हुकूमत का और उन जो है बोर्ड का मामला है। एक बड़ी वाज़ेह चीज है कि एक तरफ 5 बोर्ड हैं, एक तरफ 10 बोर्ड हैं,
उन 5 में से भी जो जमात इस्लामी का मौक़िफ़ है बिल्कुल मुख्तलिफ है, बल्कि 1-2 और बोर्डों वालों का मौक़िफ़ भी मुख्तलिफ है। लेकिन अब जब ये असल में ये सारी बुनियाद उस मौलाना के साथ किए हुए वादे पर है हुकूमत की, तो लिहाजा हम समझते हैं हुकूमत ने वादा किया है तो वो मौलाना को के साथ बैठ के उसको अपने मामलात को देखे। हमारे जो मामलात हैं हमें उम्मीद है कि उसको नहीं छेड़ा जाएगा। 22 लाख तलबा का मुस्तकबिल जो है और 18,600 मदारिस का मुस्तकबिल, उनके साथ मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी सतह पर कुछ खेल सकता है या खेलने की कोशिश कर सकता है। और ये हसासियत हुकूमत को भी इल्म है, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी जो मालूमात है और हम बड़े पुरुम्मीद हैं इस मामले के अंदर, बल्कि यकीन से कह सकते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो उसी तरह चलता रहेगा DGRE के साथ, और उनका सिस्टम जो है वो इंडस्ट्री की मिनिस्ट्री या जो भी आप उसे कह लें उसके साथ होता है। अल्टीमेटली उन्हें भी वजारत तालीम के पास ही आना होगा। आज मेरी बात आप याद रखिएगा कि जहां से भी जाएं तो मदर जो मिनिस्ट्री है वो तो वजारत तालीम है, चाहे वो HECP के पास अपनी संदों के लिए जाना है, चाहे किसी रजिस्ट्रेशन के लिए, स्कॉलरशिप के लिए, तो जहां भी जाएंगे वापस तो वजारत तालीम की तरफ आना होगा। हम डायरेक्ट जा रहे हैं, वो जरा इनडायरेक्टली जाएंगे, यही फर्क आएगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, हाफिज साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल, हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब जो कि जमीयत उलमा इस्लाम से उनका ताल्लुक है, उनकी जानिब से इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वहाँ एक रिटायर्ड अफसर हैं, वो कंट्रोल करना चाहते हैं मदारिस के मामलात को, तो इस पर क्या कहेंगे सर? मैं बड़ा क्लियर कैटेगरी ये बात कह सकता हूँ कि पिछले 5-4 सालों में कोई एक जगह बता दे जहाँ पाकिस्तान की वजारत तालीम ने या किसी इदारे ने किसी मदरसे का निसाब की तब्दीली की बात की हो, कोई मुदाखलत की हो किसी भी किस्म की। ये तो एक जो है कामरान मुर्तज़ा साहब मेरे भाई हैं, लेकिन अगर इन्हीं की जगह उनका कोई बंदा लगा देते तो वो कहते बहुत अच्छी बात है। अगर ये उनकी बात मान के ये अफसर वहां पर लगा दें वजारत सनत में, रजिस्ट्रेशन में, तो कहेंगे बहुत आला है। तो थोड़ा सा तो उनको ये मार्जिन देना कि उन्होंने और किस चीज की मुखालफत करनी है। मुझे बता दें, मैं कामरान मुर्तज़ा साहब को ये गुजारिश करूंगा आपके जरिए कि वो कोई एक मदरसा बता दे 18,600 में से जिसमें हुकूमत ने कोई मुदाखलत की हो, निसाब की तब्दीली के हवाले से, कोई बाकी चीजों के हवाले से, या जिसके दीनी इंसाफ को छेड़ा हो या जिसकी इंतजामिया को छेड़ा हो, तो फिर तो हम जरूर कहें कि उनका एक ही बता दें 18,600 में से, बाकी छोड़ दें। बाकी जब आदमी एक दूसरे के सामने खड़ा होता है तो फिर इस तरह की बातें होती रहती हैं। आखिर कामरान मुर्तज़ा साहब जो हैं वो मौलाना के मौक़िफ़ का उनकी जमात के हैं, तो उसके लिए उन्होंने कोई दलील तो करनी है। हाजिर सर्विस और रिटायर के पास कामरान मुर्तज़ा साहब नहीं जाते तो अगर किसी का रिटायर होना जुर्म है तो कितने रिटायर्ड और हाजिर सर्विस के पास कामरान मुर्तज़ा साहब और उनकी जमात के लोग जाते हैं, ये सबको पता है। इसलिए मैं समझता हूँ ये इशू ही नहीं है। इशू सादा सा है कि हम चाहते हैं वजारत तालीम के साथ चले जाए, वो चाहते हैं वजारत सनत के साथ चले जाए, उनको उनकी चीज मिल जाएगी, हमारा सिस्टम उसी तरह चलता रहेगा इंशाअल्लाह। तो अच्छा हाफिज साहब, आखिरी सवाल आपसे ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा हैं मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब, उन्होंने कहा है कि अगर यू टर्न लिया गया हुकूमत की जानिब से तो इंसानों का समंदर है वो उमड़ आएगा इस्लामाबाद के अंदर। तो आपको क्या लगता है हुकूमत किसी तौर पर ब्लैकमेल हुई है? सर ये तो आप हुकूमत के किसी जिम्मेदार से पूछें, वो जवाब दें इसके ऊपर। हमें ना समुंदर लेके जाना है, ना दरिया लेके जाना है, ना कूजा लेके जाना है, ना हौज लेके जाना है। हम तो सीधी सीधी गुजारिश कर रहे हैं कि भाई जो मौलाना साहब कहते हैं, आप वो कहते हैं उनको वजारत सनत से कर दें, वजारत ज़राअत से कर दें, वजारत दिफा से कर दें, वजारत इत्तला, जो कहते हैं आपने वादा किया कर दें। हमें हमारे निज़ाम को ना छेड़े, और गवर्नमेंट हमें ये कह रही है कि वो उसको नहीं छेड़ेंगे। तो लिहाजा ये अब मौलाना का और उनका मामला है, वो समुंदर ले जाएं या दरिया ले जाएं या कूजा ले जाएं, वो जाने और हुकूमत जाने। और मेरा नहीं ख्याल इसकी नौबत आएगी। चीजें इंशाअल्लाह दुरुस्त सिमत में हैं, दुरुस्त सिमत में ही इंशाअल्लाह ताला चल रही हैं और दुरुस्त सिमत में ठीक हो जाएगी। वजीर आजम साहब की जो मीटिंग हुई है मौलाना के साथ, उसमें मेरी मालूमात के मुताबिक
चीज़ों को इस अंदाज में हल कर लिया गया है कि सारे खुश रहें अपनी अपनी जगह पर। बहुत शुक्रिया। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी साहब हमसे कर रहे थे। उनकी जानिब से वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि जो मामलात पहले चल रहे थे मदारिस के हवाले से वो भी अकाबरीन की मर्जी से चल रहे थे, और अगर अब उनकी जानिब जो है वो कुछ तब्दीली आई है तो उस पर हुकूमत को भी ये सोचना चाहिए कि मुस्तकबिल करीब में वो मज़ीद इस पर कुछ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या उसमें कुछ मज़ीद अमेंडमेंट कर सकते हैं कि उन्होंने किसी दूसरी वजारत के साथ जाना है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि पाकिस्तान उलमा काउंसिल का ये मौक़िफ़ है कि जी हमारे मामलात को ना छेड़ा जाए, और अगर आपके मौलाना फजलुर रहमान साहब से कोई वादे हैं, कोई दावे किए गए हैं आप लोगों की जानिब से उनके सामने, तो उनको पूरा किया जाए और उनका एक अलग निज़ाम जो है वो तश्कील दे दिया जाए। आगे आने वाले वक्तों में ये सूरत हाल मज़ीद वाज़ेह होगी कि अकाबरीन की जानिब से ये जो तब्दीली की बात की गई है इसके पीछे क्या मामलात या क्या मुहर्रिकात जो हैं वो खुलकर सामने आ सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान अली अब्बास को दीजिए इजाज़त। सेहत ने साथ दिया और ज़िंदगी ने वफा की तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।